एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के जजमेंट्स को देखेंगे और हम उन्हीं जजमेंट्स को देखेंगे जो किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ संबंधित है। केसेस को समझते वक्त हम केसेस की कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड को भी समझेंगे ताकि हमें केस समझने में जो है आसानी हो जाए। तो सबसे पहला केस देखते हैं AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो 1950 में आता है। AK गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इन्हें डिटेन कर लिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने हबियस कॉर्पस की रिट डाली थी। आपको पता होगा कि हबियस कॉर्पस की रिट तभी डालते हैं जब हमने किसी की डिटेंशन की लीगैलिटी को पता करना होता है। तो इन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसके बेसिस पर मेरी डिटेंशन इलीगल बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि आपकी डिटेंशन किसी भी तरह से इलीगल नहीं है और कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो आपको डिटेन किया गया है उसमें हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब है जैसे आर्टिकल 21 में लिखा है कि आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिलता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत आपके राइट को वायलेट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि डिटेन करते वक्त आपको बताया गया था रीज़न कि आपको क्यों डिटेन किया गया है। आपको मजिस्ट्रेट के पास भी लेकर गए थे 24 आवर के विदिन। आपको लॉयर हायर करने की हमने पूरी अनुमति दी थी। तो इस हिसाब से प्रोसीजर जो है पुलिस ने पूरा फॉलो किया है। आपकी डिटेंशन किसी भी तरह से इलीगल नहीं है। तो बेसिकली आर्टिकल 21 की एक नैरो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट इस केस के जरिए करती है और इसीलिए ये केस फेमस है। नेक्स्ट केस है रमेश थापर का 1950 में। रमेश थापर एक कम्युनिस्ट लीडर थे, एक मैगजीन रन किया करते थे क्रॉस रोड और नेहरू की पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे इस मैगजीन में। मद्रास गवर्नमेंट ने इनकी मैगजीन की सर्कुलेशन को बंद कर दिया मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के सेक्शन 91A को यूज़ करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मेन जजमेंट दी वो ये थी कि पहले तो पिटिशनर के पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट की जगह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जब उसके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कही कि जो सेक्शन 91A है मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का वो आर्टिकल 191A को वायलेट करता है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में ये भी इंक्लूड है कि वो अपनी मैगजीन में अगर वो किसी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो मैगजीन को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ भी इंक्लूड है। सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ को कहीं लिख सकते हैं, उन आइडियाज़ को वो सर्कुलेट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये रमेश थापर की जजमेंट में कहा था। नेक्स्ट केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1951 में आता है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है। लैंड रिफॉर्म्स के चलते हुए ज़मींदार अबॉलिशन एक्ट आते हैं, ज़मींदार को अबॉलिश किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ज़मींदार ऐसे होते हैं जो आर्टिकल 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते थे कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वायलेट हो रहा है। कोर्ट ज़्यादातर क्या करती थी, खासकर हाई कोर्ट क्या करती थी, वो ये मानती थी कि हाँ आपका जो आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रहा है और गवर्नमेंट ने जो लैंड रिलेटेड किसी एक्ट को लेकर आए थे वो नलीफाई कर देती थी, उसे यानी ख़त्म कर देती थी। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। गवर्नमेंट इसके सोल्यूशन के लिए क्या करती है, फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आती है कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 31A और 31B को ऐड करती है। आर्टिकल 31B में ये लिखा होता है कि जो 9th शेड्यूल नया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, अगर 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को हम ऐड कर देते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कोर्ट जो है उस लॉ को ख़त्म नहीं कर सकती, उस पर किसी तरह का रिव्यू नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह जजमेंट दी कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट अमेंड करने का हक है और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को भी वो अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 31A और 31B जो सरकार ने ऐड किए हैं वो किसी तरह के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते, इसलिए पहली जो अमेंडमेंट है 1951 वाली वो वैलिड है। तो इसमें देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में गवर्नमेंट का जो है फेवर किया है ताकि लैंड रिफॉर्म्स जो है इंडिया में कंटिन्यू चलते रहें। नेक्स्ट केस है बेरूबारी यूनियन का केस। बेरूबारी एक गांव था जो इंडिया के टेरिटरी में आता था लेकिन पाकिस्तान उसे क्लेम करता था। इंडिया ने डिसाइड किया कि हाँ ये बेरूबारी जो गांव है हम पाकिस्तान को दे देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि आर्टिकल 3 में इंडिया के पास ये तो अधिकार है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि किसी भी स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर सकती है, किसी भी दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकती है, ये कर सकती है, लेकिन अपनी ही
कंट्री में किसी लैंड को फॉरेन गवर्नमेंट को दे सकती है। आर्टिकल 3 में ये प्रोविज़न नहीं है। इसलिए जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था ये बेरूबारी लैंड देने के लिए, जवाहरलाल नेहरू और फिरोज़ खान नून के तहत, ये एग्रीमेंट के चलते हुए गवर्नमेंट किसी तरह का लॉ नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि आर्टिकल 3 में गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा करना चाहती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। तो इसलिए 9th अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है और बेरूबारी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। इस केस में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसलिए पार्लियामेंट प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को उसी पार्ट को अमेंड कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रेम्बल पार्ट नहीं है, इसलिए अमेंड नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात अलग है कि प्रेम्बल का इस केस के साथ क्या लेना देना था, उसकी डिटेल मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, एक आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1967 में आता है। गोलकनाथ की फैमिली पंजाब में, उसके पास 500 एकड़ लैंड था, लेकिन पंजाब का जो लैंड लिमिटेशन एक्ट है, जिसको पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट कहते हैं, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि गोलकनाथ की फैमिली कुछ फ्यू एकड़ रख सकती है और बाकी का लैंड जो है वो सरप्लस लैंड होगा, वो गवर्नमेंट को मिलेगा। इसी को चैलेंज करने के लिए गोलकनाथ सबसे पहले ये चैलेंज करती है कि ये जो एक्ट है जिसके तहत हमारा लैंड हमसे छीना जा रहा है, इस एक्ट को 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था 17th अमेंडमेंट लेकर। तो ये 17th अमेंडमेंट को गोलकनाथ के केस में चैलेंज किया जाता है। और इसमें एक और इशू इन्वॉल्व था केस में कि जो अमेंडमेंट होती है क्या वो भी लॉ होता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को भी हम लॉ कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस चीज़ को लेते हुए गोलकनाथ के केस में डिस्कशन होती है। और इस केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपनी शंकरी प्रसाद वाली जजमेंट को बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकती, उसके पास ये पावर नहीं है। और दूसरी जजमेंट में ये कहा था कि अगर किसी तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है तो वो एक ऑर्डिनरी लॉ ही कहलाएगा आर्टिकल 13 के तहत। शंकरी प्रसाद केस में ये कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ के केस में इसका उलट कर दिया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर नहीं है, इसलिए ये केस फेमस है। नेक्स्ट केस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस अब तक का, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस, जो 1973 में आता है। केशवानंदा भारती अदनीर मठ के एक हेड थे और इन्होंने चैलेंज किया था कि केरल गवर्नमेंट जो है, जो हमारे मठ का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना अंडर आर्टिकल 26, उसमें जो है किसी तरह की गड़बड़ कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, हमें वो प्रॉपर्टी मैनेज करने नहीं दे रही। लेकिन इस केस में और कई सारी चीज़ें जो है डिस्कस होने लगती है, कई सारी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस होती है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो जजमेंट देती है। सबसे पहले तो इसमें गोलकनाथ के केस को रिव्यू किया जाता है, उसके डिसीजन को बदल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है। और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को भी पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है, उसकी भी पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे। तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को भी अमेंड कर ले, चाहे वो फंडामेंटल राइट है। तो लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप समझ सकते हैं, इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये पार्लियामेंट जो है बदल नहीं सकती है। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको प्रेसिडेंशियल नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट इन सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आकर। हमारा नेक्स्ट केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, और ये केस मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। तो इसमें होता क्या है कि राजनारायण जो है वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ते हैं 1971 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रायबरेली में, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं और वो हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि इंदिरा गांधी इलेक्शन इसलिए जीती है क्योंकि इसने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है, गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज़ किया है, क्योंकि इंदिरा गांधी तब पावर में थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 जून 1975 में ये फैसला सुनाती है कि इंदिरा गांधी गिल्टी पाई जाती है। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन मशीनरी का जो है वो मिसयूज़ किया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट मानती है।
फिर ये कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि पहली बात तो ये, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती और आगे के भी जो 6 साल होंगे उसमें वो इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ सकती। तो इसके चलते हुए इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को लेकर। 24 जून 1975 को वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला होता है उस पर कंडीशनल स्टे लगा देते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए उस फैसले को रोक देते हैं। फिर 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कहती है कि वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, और प्रेसिडेंट वही करते हैं, उनकी बात मानते हैं और इंडिया में एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होती है, ये ऑर्डर करती है कि 11 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी और दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुए ताकि हम फैसला कर सके कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को लेकर हमने क्या करना है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही, केस से पहले कि वो पेश हुए, इंदिरा गांधी क्या करती है, 10 अगस्त को 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329A को इंसर्ट करती है। इस अमेंडमेंट में या इस आर्टिकल में ये प्रोविज़न ऐड की जाती है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन जो है उसको लेकर कोर्ट में चर्चा नहीं की जा सकती। यानी कोर्ट इन सभी लोगों के इलेक्शन को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं कर सकती, जहां खारिज नहीं कर सकती इनके इलेक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक अपनी पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि ये डर था कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई ऐसा फैसला सुना दे जिसकी वजह से उनकी कुर्सी जो है जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की लेकिन जजमेंट आती है, सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि आपने जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते हुए 329 आर्टिकल को ऐड किया है, उसमें जो क्लॉज 4 ऐड किया है जिसमें आपने कहा है कि इलेक्शन को लेकर कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती, वो जो है गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इसलिए वो जो क्लॉज ऐड किया गया है सुप्रीम कोर्ट उसे ख़त्म कर देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केशवानंदा भारती केस का हवाला देते हुए ये कहती है कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए जो है आप ऐसी अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की ओर, जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 में आता है। होता क्या है, जुलाई 1977 में जो न्यू दिल्ली का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के कहने पर वो मेनका गांधी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहते हैं, और उन्हें कोई खास रीज़न भी नहीं बताया जाता। कहते पब्लिक इंटरेस्ट में है कि आपका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना होगा आपको। मेन इशू इस केस में ये उठता है कि उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है, जो उनका राइट टू गो अब्रोड है, क्या वो आर्टिकल 21 का जो राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसी का पार्ट है, उसमें इंक्लूड है ये राइट। ये इशू इस केस में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी में ये राइट आता है, राइट टू गो अब्रोड, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी AK गोपालन वाली जजमेंट को रिव्यू करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई लॉ अगर बनाया गया है और वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीनता है, तो अगर वो लॉ में किसी तरह का प्रोसीजर जो बताया गया है उसको कितना भी सही तरीके से फॉलो किया जाए, फिर भी जो है वो लॉ गलत हो सकता है। तो हमने प्रोसीजर ही नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि वो लॉ जो है वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है या नहीं। उसके चलते हुए ही हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 में जो आपके राइट को वायलेट किया जा रहा है वो लॉ की तरफ से ठीक किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन AK गोपालन के केस में लॉ की वैलिडिटी को चेक नहीं किया गया था। ये कहा गया था क्योंकि लॉ में जो बताया गया प्रोसीजर सही तरीके से अगर गवर्नमेंट ने फॉलो किया है तो आपका कोई भी राइट वायलेट नहीं हो रहा। मेनका गांधी केस में जो राइट टू लिबर्टी है उसकी इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज़्यादा वाइडर कर दिया। नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल को लेकर, और 1980 में आता है। मिनर्वा मिल एक टेक्सटाइल मिल थी बेंगलोर में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1970s में इसको नेशनलाइज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये मिल जो है अब डिफंक्ट हो गई है, अच्छी तरह से चल नहीं सकती। तो इसके ऑनर ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनलाइजेशन को चैलेंज किया। इन्होंने ये भी चैलेंज किया कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का,
जो केशवानंदा भारती केस की वर्डिक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, उन्होंने इस अमेंडमेंट को भी साथ में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि 42nd अमेंडमेंट में जो कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, इसलिए 42nd अमेंडमेंट में ये जो 2 चेंजेस हैं इनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्लियामेंट को क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट अपनी मनमर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं लेकर आ सकती, उसे ध्यान रखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। नेक्स्ट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आता है जब मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और ये जो रिकमेंडेशन है जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो हमारे देश में कुछ एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट होते हैं, जिसके चलते हुए कुछ दंगे भी होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का ये केस जाता है और चैलेंज किया जाता है कि ये जो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड दी जा रही है ओबीसीज को या किसी और को भी, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हुए ये कहती है कि ओबीसी को जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी जा रही है 27%, वो वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा, जैसे कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना होगा अगर ओबीसी में कुछ पाई जाती है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट केस है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1994 में आता है। एसआर बोम्मई कर्नाटका के सीएम थे। इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था प्रेसिडेंट रूल लगाकर आर्टिकल 356 को यूज़ करते हुए, और इसी चीज़ को चैलेंज किया जाता है कि ये जो स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल बार बार गवर्नमेंट्स लगाती रहती है, ये कितना ठीक है। होता ये था कि जो ऑपोजिशन की सरकारें हैं किसी स्टेट में, उसको डिसमिस करने का यही एक तरीका था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया भी जाता है तो इसको लगाने से पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की अप्रूवल लेनी जरूरी है, और इसके साथ प्रेसिडेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। और अगर ऐसी कोई प्रोक्लामेशन की जाती है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और दोनों हाउसेस से अप्रूवल नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 महीने के बाद वो रूल अपने आप ख़त्म हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा उस स्टेट में जहां पर लगाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की। और नेक्स्ट और आखिरी केस है पुत्तास्वामी केस, जो 2017 में आता है। रिटायर्ड जस्टिस जो पुत्तास्वामी है वो आधार कार्ड को चैलेंज करते हैं कि ये जो है इंडियन सिटीजन की राइट टू प्राइवेसी वायलेट करता है। तो कोर्ट के सामने ये इशू रखा जाता है, क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हुए ये कहती है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये अपने आप में एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन है। जब भी हम कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भरते हैं या देते हैं तो वो डाटा जो है किसी तरह से यूज़ भी किया जा सकता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्राइवेसी को लेकर अभी भी इंडिया में कोई लॉ नहीं है, और उसके चलते हुए राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ आज के हमारे केसेस ख़त्म होते हैं। और अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को जहां नोट्स को बाय नहीं किया तो eduseeker.in को विज़िट कर सकते हैं, कई सारी वहां पर ऑफर्स भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।